तेरा ना स्क्रीन चला गया है। स्क्रीन चला गया, फिर से आओ, फिर से ज्वाइन हो जाओ। उसका ऑप्शन 2 नहीं, चलो यहाँ पर हम तुम लोगों को बताएंगे। ये हम कल पढ़े, हम तुमको बताए थे ना कि डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में हम पढ़े थे, किसको नोबेल प्राइज मिला है, किसको नहीं। वही से स्टोरी जुड़ा हुआ। आ जाओ। वैसे आंसर होगा ए, ठीक है। नहीं, ए नहीं होगा, सॉरी, डी होगा, रोजाबेल्ट। जैसे कल हम तुम लोगों को बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प ये बोल रहे थे कि हमको भी पीस प्राइज मिलना चाहिए, है ना। वो डिमांड किए थे कि मुझे भी पीस प्राइज मिलना चाहिए। इवन उनको नहीं मिला तो सुन रहे थे कि कौन सा एक कमेटी थी, तो वो पूरा मतलब जो नोबेल प्राइज वाली कमेटी थी उनको उन्होंने बोला कि आपने क्यों नहीं दिया। तो इन्होंने बोला कि हम लोग काम पे पीस प्राइज देते हैं, ऐसे नहीं देते। अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होता तो मैं पीस प्राइज देता। तो अमेरिका में अभी तक जिस जिस प्रेसिडेंट को पीस प्राइज मिला है ना, उसका नाम हम लोग पढ़ेंगे। ये हम कल ही पढ़े। ऐसे तो नॉर्मली हम पढ़ते थे, लेकिन कल जब हम तुम लोगों को बोले ना कि हम पढ़े थे नोबेल पीस प्राइज के बारे में, तब मुझे पता चला, कल पता चला था कि किसको किसको नोबेल पीस प्राइज अमेरिका में मिला है। एक तो रोजावेल्ट को मिला था। तो रोजावेल्ट को क्यों मिला था देख लो। रोजावेल्ट को मिला था कि तुम्हारा रशिया और जापान में लड़ाई चल रहा था, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में लड़ाई को, वार को खत्म करवाया था रोजावेल्ट ने, ठीक है ना। देखो, बोल रहा है कि मीडिएटिंग द पीस ट्रीटी बिटवीन रशिया एंड जापान। क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि रशिया और जापान के बीच में पीस जिसने कराया था, यूएस प्राइम मिनिस्टर, यूएस प्रेसिडेंट। कौन सा यूएस प्रेसिडेंट है जो रशिया और जापान के बीच में पीस करवाता है और उसको नोबेल प्राइज मिलता है। तो जब भी कोई किसी वार को, जब भी कोई वार के बीच, जैसे दो कंट्री के बीच में वार चल रहा है और कोई तीसरा पर्सन किसी भी कंट्री का उनमें क्या करवाता है, पीस करवा देता है, तो उसको क्या किया जाता है, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे थे इस बार हमको भी नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। एक तो ये कि इसराइल और फिलिस्तीन में जो सीज फायर हुआ तो उसमें यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना, ये उन्होंने बोला। तो जब फिलिस्तीन और इसराइल का सीज फायर हुआ, तब तक का नोबेल प्राइज का लिस्ट तैयार हो चुका था कि किसको किसको देना है, किसको किसको नहीं देना है, ठीक है। और एक और था कि वेनेजुएला में, मतलब वहाँ पे थोड़ा ऑथोरिटेरियन टाइप का गवर्नमेंट चल रही थी, तो उनको वहाँ का वो सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो वहाँ पे एक लेडी होती है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, बहुत हार्ड नाम है। तो उनको मिला है नोबेल पीस प्राइज। तो वो बोलती है कि हम, मेरा जो ये पीस प्राइज है मैं ट्रम्प को डेडिकेट करता हूँ, बिकॉज कि ट्रम्प ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो उनको डायरेक्ट नहीं, लेकिन वो औरत डेडिकेट किया, ऐसे आया, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रम्प बहुत डिमांड कर रहे थे कि मुझे ही पीस प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि मैंने सीज फायर किया। लेकिन उन्होंने तो अभी जाके सीज फायर हुआ ना, पहले तो सीज फायर नहीं हुआ था, तो उनको इसलिए नहीं मिला। लेकिन सबसे पहले जो यूएस की प्रेसिडेंट थे जिनको पीस प्राइज मिला था, वो थे रोजावेल्ट। क्यों मिला था, रशिया और जापान के बीच में वार हो रहा था, उन्होंने पीस ट्रीटी करवाई थी दोनों के बीच में, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। एक वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन को भी नोबेल पीस प्राइज मिला था 1919 में। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वार वन खत्म हुआ था। वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स दिया था। एक नंबर, दो नंबर लीग ऑफ नेशंस को फाउंडिंग करने के लिए उन्होंने एडवोकेट किया था आफ्टर द वर्ल्ड वार। क्यों किया था कि वो, ताकि इंटरनेशनल पीस को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो इन्होंने पीस के लिए ये सब बोला था ना, इसलिए वुड्रो विल्सन को भी नोबेल पीस प्राइज मिला। दूसरा प्रेसिडेंट है जो यूएस का जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला। तीसरा यूएस का, अच्छा ये इसलिए इम्पोर्टेंट, एक तो देखो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, दूसरा ये कि यहाँ पे तुम्हारा इस बार ऐसे नोबेल पीस प्राइज डायरेक्टली नहीं ना मिल गया, मतलब यहाँ पे एक कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया कि डोनाल्ड ट्रम्प बोले थे नहीं मुझे भी नोबेल पीस प्राइज दिया जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे एक ये हो गया, तो इस वजह से ये और इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। और एक जिमी कार्टर को मिला था,
ठीक है ना, जिमी कार्टर को मिला था, बराक ओबामा को मिला था। ठीक है, याद रखो 4 यूएस प्रेसिडेंट जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। एक है तुम्हारा रोजाबेल्ट, जापान और रशिया के बीच में उस टाइम तो यूएसएसआर थी ना, हाँ, यूएसएसआर जापान के बीच में उन्होंने लड़ाई को एंड करके पीस ट्रीटी साइन करवाया था। वुड्रो विल्सन लीग ऑफ नेशंस को स्टैब्लिश किए थे, 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिए थे पीस के लिए। जिमी कार्टर थे। बराक ओबामा देख लो, रिसेंट में अगर किसी को मिला हुआ है जो प्रेसिडेंट है, वो है बराक ओबामा। बराक ओबामा को भी नोबेल पीस प्राइज मिला, और वो बोले भी, जब डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज नहीं मिला तो वो बोले भी, हाँ मुझे मिलता, अगर मेरा नाम ओबामा रहता तो मुझे भी नोबेल पीस प्राइज मिलता। समझी, ये बात बोले। तो ये तो करंट न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई कर रहे थे कि मुझे मतलब उन्होंने, उनको बुरा लगा कि नहीं मुझे भी नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इसराइल फलस्तीन में मैंने सीज फायर करवाया। उसके बाद देखा जाए तो अल्टीमेट तो हर जगह तो अमेरिका का ही हाथ होता है, ये बात तो है। लेकिन अभी सीज फायर भी हुआ तो हाँ उसका इम्पोर्टेंट रोल है, बट उस टाइम तक का तुम्हारा, जब उन्होंने सीज फायर करवाया उस टाइम तक का नोबेल पीस प्राइज का लिस्ट बन चुका था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर मेरा नाम ओबामा रहता तो मुझे भी पीस प्राइज मिल जाता, ये बात उन्होंने बोला। तो रिसेंट में बराक ओबामा, जिमी कार्टर, वुड्रो विल्सन और रूजवेल्ट को मिला। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस फॉर हिज एफर्ट ऑफ मेडिएशंस बिटवीन जापान एंड रशिया। तो कौन थे भाई बताओ, अब तो तुम लोग आराम से आंसर बता दोगी। रोजाबेल्ट है ना। बाकी इनमें से किसी भी हाँ, रोजावेल्ट। इनमें से किसी को भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिली है, सारे यूएस के प्रेसिडेंट, लेकिन किसी को नहीं मिला है। 4 पर्सन को ही मिला, जो कि अभी हमने तुमको बता दी। और ये जो 4 पर्सन वाला बात मुझे कल सुबह में बात पता चला था, मुझे नहीं पता था कि आंसर क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, लेकिन कल जब मैं पढ़ी मॉर्निंग में, रात में तो मैंने डिस्कस भी की थी, तो मैं पढ़ी तो मुझे पता था, लेकिन जब रात में कल क्वेश्चन से एनालिसिस कर रही थी तो मैं बोली कि ये तो मैं सुबह में ही पढ़ी थी। चलो, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। देखो ऑप्शन 3। ये क्वेश्चंस का कोई सेंस नहीं बन रहा था, कितना 28 स्टेट है, तो क्या 28 स्टेट का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आदमी याद करेगा, बताओ तो। ऑप्शन सी बोली ना, हाँ सही है बिल्कुल। चलो भाई ये करो। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बोलने दो और सबको। ऑप्शन 4। बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 4। बिल्कुल 4 ही है। चलो नॉन कॉपरेशन का डेट बताओ। 1922। 1920 एनआरसी। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। 1920। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडिएंट। 1930। हाँ बिल्कुल सही बताई। पूर्ण स्वराज। 1929। हाँ 1929। ये खेड़ गुजरात में जो खेड़ा मूवमेंट हुआ था। चंपारण 1917। 1917। हाँ, मैं गांधी जी में ये सारा पढ़ा देती हूँ। 1918। हाँ, मैं जब गांधी जी पढ़ाती हूँ तो ये सारा ही कवर करा देती हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो पहले तुम्हारा हो जाएगा डी, एक से ही आंसर हो गया। ठीक है, ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फाउंड कब किया गया था। ये ना वी ऐसी आ गई। 1932। बोलो लक्ष्मी या सुषमा। हमको नहीं याद है दी। 1932 रख लेना और क्या। ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया गया था 1932 में। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आए हुए, चलो करो। ये क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा ही आई हुई है, हमेशा आती है, इस बार भी जून में भी आई थी। ऑप्शन नंबर 4। हाँ ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। तुमने किसे पकड़ी, सी का 1 से। हाँ सी का 1 से। हाँ, अच्छा ये भी पहले याद कर लो कि यूएन के फर्स्ट ट्राइगिवली है ना, तो ए का 3 यानी 1946 ये ट्राइगिवली जो है ना 1946। है ना। ट्राइगिवली 94। कॉफी या नान।
1997। 1997। पीस कीपिंग फोर्स, ये सैप्रेस वाला देखी थी ना, इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था। यूएन हाई कमिश्नर हाँ फॉर रिव्यू, यूएन ने यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के लिए यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर को स्टैब्लिश किया गया था कब? अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे 1951 रिफ्यूजीज कन्वेंशन 1951 में स्टैब्लिश हुआ था, यहाँ 51 दिया हुआ, ये का हाई कमिश्नर लिखा हुआ, लेकिन कन्वेंशन 1951। लेकिन ये अभी मैं दिखाऊंगी, नीचे एक क्वेश्चन आएगा तो मैं दिखाऊंगी। हाँ ये वाला तो सही था, बाकी तुम लोगों का एक्सप्लेनेशन है, दे दो देख लेना। ये कल ही पढ़ाई। अच्छा इस बार ना मैं देखी, पता है क्या, तुम लोगों को 10 क्वेश्चन आया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। कल मैं तुम लोगों का मतलब नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद, ऑप्शन 4। हाँ ये वाला, ठीक है क्या बता। नंबर? ऑप्शन 4 ई हटा दी तो ए बी सी डी हो गया, बिल्कुल सही। हाँ। नहीं वही मैं बोल रही हूँ कि इस बार तुम लोग का इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 10 क्वेश्चन आया, हम देखें। मैथ्रो से आया है, उसके बाद और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम देखे। कल रात में हम तुम लोगों का क्वेश्चन ले रहे थे प्रीवियस ईयर, तो मैं बोली कि पहले 2025 से ले लेती हूँ, उससे बात करती हूँ। तो 2025 में देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ, तो इस बार में भी कम आए क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, आ भी सकता है, मैं कि ये अंदाजा लगा ये बना। ऑप्शन नंबर 3। हाँ, और कौन बताएगा ये? बता रहे हैं। ऑप्शन 3। मैं देख रही हूँ, नहीं ये तो ये वाला जो क्या बोल रहा, इनकरेक्ट, हाँ सही। अच्छा ये ऐसे याद करो तो, स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स, ये जैकजी ड्रीडा का और भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसको इंडिविजुअल पैसे पहले वाले याद करो तो ऐसे, ड्रीडा का, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये बुक है ड्रीडा का। एक ये हो गया, गलत बोल रहा। दीन दयाल उपाध्याय अपोज थे आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के, जबकि वो तो सपोर्ट करते थे, तो ये तो गलत हो गया भाई, है ना। फेडरलिज्म वाज बोरो बाय द फ्रेम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ने अपना फेडरलिज्म कहाँ से बोरो किया, जल्दी से बताओ। ऑस्ट्रेलिया ना। नहीं यार, जैसे कहने का मतलब वो तो हम लोग फेडरल सिस्टम लिए ना कि तुम्हारा, कनाडा। नहीं देखो, कनाडा से तो हम लोग फेडरलिज्म सेंट्रल वाला लिए, कि हम लोग का फेडरलिज्म तो, लेकिन फ्रेम कहाँ से किए, हम लोग की इंस्पायरेशन कहाँ से लिए, वो तो हम लोग पैटर्न लिए। हम लोग का सेंट्रल स्ट्रांग है, फेडरलिज्म सेंट्रल स्ट्रांग, ठीक है ना। हम लोगों का यूएस का इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना, वो सेंट्रल है ना, सेंट्रल के पास पावर है, वो पैटर्न हम लोग कनाडा से लिए। लेकिन एक होता है ना फ्रेम, कि हम लोग किसका देखा देखी लिए, देखा देखी किसका किए, देखा देखी हमने यूएस की। यूएसए। हालांकि यूएस में 100% हम लोग पैटर्न नहीं लिए, हम लोग खाली देखा देखी किए कि उसके पास है तो मेरे पास भी नहीं चाहिए। जबकि जो यूके है ना, यूके, यहाँ पे फेडरलिज्म नहीं है, यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट, इस वजह से ये वाला गलत है। रुक जाओ एक मिनट, मैं बहुत ज्यादा ये हो गया थी, ठीक है, समझ में आ गया। इंडिया ने अपना फेडरलिज्म यूएस से फ्रेम किया है, हाँ। फेडरलिज्म सेंट्रल वाला पावर, की सेंट्रल के पास पावर होगी, है ना, या रिसोडेसरी पावर सेंटर के पास होगी, ये हम लोग कनाडा से लिया है। लेकिन एक होता है ना देखा देखी काम करना, वो हमने लिया है यूएस से, कल देखा देखी यूएस से की है। उसका जैसे यूएस के पास भी है ना फेडरलिज्म है, तो हमारे पास भी फेडरलिज्म होना चाहिए, ये वाला फीलिंग इंडिया को यूएस से आया था। लेकिन इंडिया ने अपने फेडरलिज्म को कहाँ से कॉपी किया था, कनाडा से। पैटर्न कहाँ का है, कनाडा का। और यूके से नहीं, क्योंकि यूके में तो यूनिटरी गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म तो है ही नहीं, तो यूके से कैसे लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये भी गलत हो गया।
ठीक है। अच्छा यहाँ बताओ, पंचायत राज सिस्टम में रिजर्वेशन विमेन के लिए कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। रिजर्वेशन कितना सीट दिया गया? 33% दिया गया है। हाँ, और यहाँ पे लिखा हुआ 45, तो इस वजह से ये गलत होगी। पंचायत राज सिस्टम में इंडिया ने विमेन के लिए रिजर्वेशन 33% दिए हैं और यहाँ लिखा हुआ 45, इसलिए गलत है। और आसिफ अली जरदारी इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है ना? तो हाँ, और इस बार भी क्वेश्चन ये वाला आया था ना, तो हो गया तुम्हारा आंसर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 33 करो। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन 4। और कोई बोलना चाहेगा कि मैं बोलूं? लक्ष्मी बोलोगी? हाँ चलो, सही बोली तुम लोग, ऑप्शन 4। ए का 4, ए का 4 क्या है भाई मेरा? डेबिट आफ्टर का बुक रटो, ये क्वेश्चन इंडिविजुअल भी आया हुआ है। ठीक है, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन किसका है? तो डेबिट आफ्टर का है। ठीक है, फिर ये भी पहले क्वेश्चन आया हुआ, वॉल्टर वैगॉट, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। जेन ब्लॉन्डेल, एन इंट्रोडक्शन टू कोऑपरेटिव गवर्नमेंट, और एलमंड एंड पॉवेल, कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। हाँ बोलो। हाँ, 2 मिनट में, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1। हाँ, अब इसका भी हम ऑप्शन 1 का यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन है, तुमको तो पता ही है। आओगे तो आप इन लोगों को बताने, तो ये तो कॉन्ट्रोडिक्शन वाला आंसर है ना। हाँ मैं बता दे रही हूँ, तुम जाओगी ना? जाओ। ऑप्शन 1। ठीक है, मैं बता रही हूँ। आरसी को, ये सुषमा को बताना है तो फिर मैं बता रही हूँ। बोलोगी सुषमा? ऑप्शन 1। अच्छा, एक बात तुम देखना जाके, तुम इंटरनेट में सर्च करना कि विश्वा भारती को कब स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लाती हूँ, उसके बाद एक बार मैं स्टोरी बता देती हूँ। स्टोरी नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट ले जाती हूँ। यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है, ठीक है ना। देखो कॉन्ट्रोडिक्शन क्या है कि अगर तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे तो कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी को कब स्टैब्लिश किया गया था, तो निकलेगा तुमको आंसर 1922। कहीं पर भी गूगल में सर्च करो, कहीं पर भी। ठीक है, तो अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरा आंसर है क्या, क्योंकि आंसर में तुम्हारा कहीं पर भी 1921 तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, कहीं पर भी 1921 तो दिया नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम हो गया। हम 1922 दे या 1922 दे, 1920 दे या 1922 दे, क्योंकि यहाँ पे 1921 ही दे रहा है। हाँ, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन होगा माइंड में कि भाई मैं क्या दूं, क्योंकि लगेगा आसपास वाला आंसर दे दूं। तो आसपास में भी दो है, एक तो तुम्हारा 20 भी आसपास में हो गया और 22 भी आसपास में हो गया। तो मैं क्या दूं, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर है। लेकिन जब तुम बुक पढ़ोगी बहुत अच्छे से, तब पता चलेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी को स्टार्ट, मतलब एक होता है ना काम करना, वो 1918 में स्टार्ट करते हैं इसको। लेकिन इसको स्टैब्लिश कब कर, मतलब इसको पूरा कंप्लीट कब कर देते हैं, फॉन्ड कब करते हैं तुम्हारा 1921 में। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। जैसे तुम अगर ऐसे क्वेश्चन निकाल के देखोगी तो तुमको देखना गूगल में देगा कि इसका आंसर 1922 दे देता है, कोई आंसर 1920 दिया है। अगर तुम देखोगी कोई आ, आ, तुम अगर देखोगी गूगल में निकाल कर कि किसी का एनालिसिस डाला हुआ रहता है, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन डालता है गूगल में। ठीक है, लेकिन अगर तुम देखोगी तो वहां पे तुमको आंसर मिलेगा 2022। ठीक है ना, और कोई इंस्टीट्यूशन 1920 इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन इंडिया ने इसका आंसर 1918 दिया हुआ है। ठीक है, और मैं भी 1918 बोलूंगी, क्योंकि जब तुम बुक पढ़ोगी ना डीपली जाके, जब जाके तुम बुक पढ़ोगी तब तुमको पता चलेगा कि इसका जो फाउंडेशन, जो नींव होता है ना, वो 1918 में रविंद्रनाथ टैगोर रख देते हैं विश्व भारती का। और इसको पूरा फॉर्मली तौर पे स्टैब्लिश किया जाता है इसको 1921 में, जो कि 1921 है नहीं ऑप्शन पर, लेकिन 1918 को इन्होंने नींव रखा था, फाउंडिंग स्टोन रखा था।
कि ठीक है मैं यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। वो नींव रख दिए थे, है ना, वो नींव रखे थे, लेकिन ओपनिंग बोलो या पूरा फॉर्मली तौर पे स्टैब्लिश बोलो वो 1921 में हुआ था। ठीक है, ये बुक पढ़ोगे, ये एनालिसिस बुक करने के बाद ही मैं की हूँ। ठीक है ना, कि आखिर एनटीए इसका आंसर ए क्यों दिया है। तो मैं जैसे मैं गूगल में देखी तो एक दो वो इंस्टीट्यूशंस वो लोग भी एनालिसिस करके डाले हुए थे, तो उनका आया था। तो मैं देख रही हूँ कि 1922 कोई दिया हुआ है, 1920 दिया हुआ है, अलग अलग सब दिया हुआ है। ठीक है, तो जब मैं बुक पढ़ी थी तब मुझे पता चला था कि नहीं मामला तो यहाँ पे ये है। ठीक है, एनटीए ने आंसर सही दिया है, 1918 होगा। ठीक है, अगर 1921 होता तो वो आंसर हो जाता, लेकिन 1918 इस पर्पज से हो रहा क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसका नींव जो रखा था, एक जो फाउंडिंग होता है वो 1918 में ही रखा था और 1921 में पूरा एस्टैब्लिश किए थे फॉर्मली तौर पर। ठीक है, अब समझ में आ गया कि इसका आंसर ए क्यों है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कभी अगर जाके गूगल में सर्च कर रही हो और तुमको आंसर 1922 दे रहा या 1920 दे रहा, क्योंकि कोई किसी में 1920 किसी में 1922 दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत। चलो आसी आ गई ना। हाँ। चलो ये करो, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट कब स्टार्ट। अच्छा अब हम लोग को डेमोक्रेटिक पार्टी भी पढ़ना पड़ेगा, फॉन्डिंग वगैरह। कब इसको स्टैब्लिश किया गया था यूएस में। मैं बताऊं क्या। ऑप्शन नंबर ऑप्स 1। नहीं, 1 तो होगा नहीं। ठीक है, मैं बताऊं। 1828। हाँ हाँ 1828, हाँ बिल्कुल नहीं 1828 होगा। हाँ 1828 होगा। मैं पढ़ाती हूँ कि तुम्हारा दो पार्टी है, तुम्हारा दो पार्टी है यूएस में, है ना। तो एक का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी यूनाइटेड स्टेट और इसको 1828 में जो है इस्टाब्लिश किया गया था। अच्छा, इसको 1828 में कहाँ पे इस्टाब्लिश किया गया था, तो अमेरिका में इस्टाब्लिश किया गया था। वैसे इसके फाउंडर जो थे उनका नाम था, और भी थे लेकिन एक का मैं लिख देती हूँ, एंड्रयू एंड्रयू जैक्सन। ठीक है, एंड्रयू जैक्सन जो थे वो तुम्हारा डेमोक्रेटिक पीस पार्टी के फाउंडर थे, और भी बहुत सारे थे लेकिन ये मेन थे इसलिए मैं इनका मेन का लिख दूँ। ठीक है, समझ में आ गया। 1828 में आया था। कब स्टैब्लिश किया गया था, 1828 में। और एक और पार्टी का नाम बता सकती हो। रिपब्लिकन पार्टी। हाँ बिल्कुल, रिपब्लिकन पार्टी है। यूएस में दो ही पार्टी है जिसको, जो कि जैसे इंडिया में हम लोग बोलेंगे कि मल्टीपल पार्टी है ना, लेकिन यूएस में तुमको यही पार्टी मिलेगा। अच्छा एक और पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी, उसका डेट याद है तो बताओ तो। याद तो नहीं होगा क्योंकि मैं तो करवाई भी नहीं हूँ रिपब्लिक पार्टी को। रिपब्लिक पार्टी का डेट क्या था, हाँ रिपब्लिक पार्टी। क्या गंदा राइटिंग क्यों हो रहा मेरा, तो ओ ये वाला 80-20 इसमें लिखा हुआ ना, 80-20 बट जो डेमोक्रेटिक पार्टी वो 80-28 का है और रिपब्लिकन पार्टी जो है वो 80-54 की है। ठीक है, समझ में आ गया। 80-54 कितना तक और नंबर क्वेश्चन हो गया, 35 हो गया ना। डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी हिपोक्रेसी किसका बुक है। ऑप्शन नंबर 1। और बोलो।
बोलना चाहोगी तुम लोग और कोई? नहीं तो बता दीजिए। आंसर होगा बी, डू इट वाल्डो। याद करो, क्योंकि ये बुक मैं अगली बार भी कराई थी, तुम लोग भूल गई हो। डू इट वाल्डो की बुक है, याद करो तो। डेमोक्रेसी, हाँ, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी। ये बुक किसकी है? डू इट वाल्डो की बुक है। हाँ, डू इट वाल्डो की एक और बुक है जिसको बोला था द स्टडी ऑफ, याद है क्या, बताओ तो। स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी तो बहुत सारी बुक है जो कि हम लोग पढ़ते भी है, सारे बुक। कम से कम यहाँ पे 2 बुक याद करो। और ये भी क्वेश्चन तुम्हारा नेट में ही आया हुआ है, द स्टडी ऑफ पब्लिक, तो बहुत बार आई है, ऐसा नहीं कि एक बार आई है, ठीक है। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, सॉरी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी क्या है, ये भी डू इट वाल्डो की बुक है। तो बिल्कुल बुक दोनों याद करो, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या फिर तुम्हारा क्या नाम है, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सारा बुक किसका है? डू इट वाल्डो का बुक है। एक और बुक आता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, वो छोड़ दो, तुम लोग का माइंड इधर उधर हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, 2 ही याद करो, लेकिन अभी ये याद करो, याद करो। डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों बुक किसकी है? दोनों बुक ही डू इट वाल्डो की है। हाँ, डू इट वाल्डो की बुक है, ठीक है, डू इट वाल्डो की बुक है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। इंडिया का स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंटमेंट किया गया था पाटस्कर कमेटी 1954 में, किस इशू को एग्जामिन करने के लिए? ऑप्शन 3। बोलो आरसी, लक्ष्मी, सुषमा का आंसर सी आया, तुम लोग बोलो सही है कि नहीं। हाँ तो ऑप्शन 3, हाँ सही है। बिल्कुल सही है ना। चलो अब उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, मैं ऊपर कर दूं ना। ये तो क्वेश्चन में बहुत बार करवाई है। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 नंबर। अच्छा, न्यू अभी जो है, एक मिनट, सबसे लास्ट में कौन होगा बता दो, ये सबसे पहले कौन होगा बता दो। सी होगा। क्या होगा? ऐसे तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, यू टर्न पहले, हाँ, उसके बाद यू टर्न के बाद। ये बात सही बोली कि पहले तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा कौन होता है फर्स्ट, अगर तुम देखोगी तो ट्राई गिव ली होता है ना। हाँ, ट्राई गिव, इसका तुम्हारा याद करने का ट्रिक भी है, तुम लोग उसे याद कर लेना। ट्राई गिव ली, एक नंबर। सबसे पहला यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है वो है यूएन के ट्राई गिव ली, ठीक है। और ये डेट क्या है इनका? 1946 में ये अपॉइंट होते हैं, और 1952 तक चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी कल हम लोग सॉल्व किए थे, मैचिंग करने के लिए आया था ट्राई गिव ली का, कल की परसों सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई गिव ली, ठीक है। इसके बाद आता है दाग हमर इन लोगों का नाम बहुत हार्ड होता है मुझे। हम, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज सभी को ब्रेक हो रहा है क्या? दाग, ठीक है ना, दाग हमर, रुक जा, हमर इस
SKJOLD, ठीक है ना। दाग हम्मर्स जोग ओल्ड, ये कब आए थे? तो इनका जो डेट था बिल्कुल इसके बाद ही आएंगे, 1953 के बाद। क्योंकि आप तुम्हारा देख रही हो, तुम्हारा 1953 जून में जो क्वेश्चन आया था, अपॉइंटिंग डेट पूछा था, तो ये अपॉइंट कब हुए थे? 1953 में, और 1961 तक चले थे। नहीं हो रहा तो एक दो करके भी याद करो, चलेगा, ठीक है ना। ट्राई गिवली कब के हैं? दाग हम्मर्शा गोल तुम्हारा 1953 से 1961, उसके बाद आएंगे यू टर्न, ठीक है। यू टर्न तब मुझे पता है कि 1962 तक चलेंगे यू टर्न, ठीक है। यू टर्न के बाद और भी बहुत सारे आए थे, ऐसा बात नहीं है। और यू टर्न के जो डेट था तुम्हारा 1962 तक का था। उसके बाद यू टर्न जो थे वो 1971 तक ही चले। और उसके बाद जो आए थे यू टर्न के बाद, याद है किसी को यू टर्न के बाद कौन आया था? कुर्थ वैलम, हाँ कुर्थ वैलडम, कुर्थ वैलडम, ठीक है। और कुर्थ वैलडम के बाद कौन थे? जैबियर, हाँ एक मिनट, 1 2 3 4, और यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। कुर्थ वैलडम जो आए थे तो वो 1972 में आए थे, देख लो 1972 में आए थे, और 1981 तक चले थे। और उसके बाद आया था तुम्हारा जैबियर, आए थे ना, जैबियर ही थे ना, हाँ जैबियर ही थे, जैबियर, JAVIER, जैबियर परेज, परेज, जैबियर परेज। तो यहाँ पता मेरे 82 हुआ, तो 1982 यहाँ पे हो जाएगा, 1982 से 1991, 10 साल 10 साल, सब दो दो बार बने, देख लो, ठीक है। जैबियर, जैबियर के बाद कौन थे? बूट्रोस एंड बूट्रोस घाली, बूट्रोस जो कि वहां पर भी है ना, घाली। तो जाहिर सी बात है ये 1991 हुए, तो ये 1992 होंगे। और ये एक ही बार बैठे थे 1996 तक, बट ठीक है। उसके बाद जो थे जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, उनका नाम क्या था? कॉफी अन्नान, कॉफी अन्नान को नोबेल पीस प्राइज मिला। कॉफी अन्नान जो थे ये 1997 से लेकर 2006 तक का थे, ठीक है। उसके बाद जो थे वो थे बैन की मून, बैन की मून, बैन की मून, इनका डेट बताओ, 2007 से 2007 से 12 तक, नहीं 16 तक ना, 16 के बाद बैठे तुम्हारा अभी जो है तुम्हारा अभी के नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस, है ना। ये हो गया। तो 9 नंबर में कौन आएगा? 9 नंबर में अभी जो करेंट है वो है एंटोनियो, हाँ एंटोनियो। अच्छा, मेरा कराने का पर्पस इसलिए ये है कि इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे तुम लोग को रिवीजन हो जाएगा, जब भी आएगा मैं पूरा कराऊंगी, कोशिश तो पूरा ही करूंगी, मेरे माइंड में जितना रहेगा मैं करा दूँ। गुटेरेस कब की है तुम्हारी? 2017 में बैठे, 2017 में बैठे, और अभी तक प्रेजेंट, अभी तक इनका चल रहा है, कोई न्यू नहीं आया अभी, ठीक है। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। एक मिनट, मुझे बड़ा करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और बोलने दो उन लोगों को, उसके बाद मैं बता रही हूँ। हाँ रुक जाइए, पढ़ रहे हैं। आराम से पढ़ो, कोई ये नहीं, बहुत इजीली बनेगा, मैं तुम लोगों को पढ़ा रखी हूँ ये वाला बहुत अच्छे से। ऑप्शन 4, बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 4, हाँ देखो, मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर आता है बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है। ये पूरा वैल्यू से भरा हुआ है, ठीक है। ये साइंटिफिक होता है,
और इम्पिरिकल होता है, ठीक है। ये वॉल्यू होता है, ये नॉर्मेटिव होता है। तो ए तो मेरा सही हुआ, लेकिन बिहेवियरल अप्रोच वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल अप्रोच। मैं क्या बोली, बिहेवियरल अप्रोच जो है ये मॉडर्न अप्रोच है ना। अभी मैं बोली ये मॉडर्न अप्रोच है, तो मेरा आंसर बी गलत हो गया। बी को हटाऊंगी, मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। डायबिटिक स्टोन वन ऑफ द लीडिंग थ्योरीज ऑफ द बिहेवियरलिज्म, बिल्कुल। डायबिटिक स्टोन इनपुट आउटपुट एनालिसिस करते हैं, डिमांड है, बिल्कुल। उसके बाद पॉलिटिकल एशिनेटेड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉजिटिव इन द केस ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, नहीं होगा, ये गलत है। सिर्फ ए सी अंडर आंसर बन जा रहा, तुम बी को हटा दो, तुम्हारा आंसर बन जाएगा, आंसर आगे। अरे ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, जल्दी करो। ऑप्शन नंबर 1। बोलो लक्ष्मी, अभी ये इसमें रुको मत, इसमें जल्दी से बता दो, है ना। डीपीएसपी सबका पढ़ा हुआ है, और डीपीएसपी एग्जाम में आता भी है ना। अगर डीपीएसपी तुम लोग करना चाहोगे तो बोलो, मैं एक बार करवा दूंगी रिवीजन, या तो फिर मैं पार कर दूंगी। डीपीएसपी का पूरा आर्टिकल बताओ कहाँ से कहाँ तक है। डीपीएसपी का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, खाली ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, ठीक है। बताओ। आर्टिकल 36 to 51। 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी है। ये कौन से पार्ट के अंदर आती है, जल्दी बता दो। ये पार्ट 4 के अंदर आती है, बिल्कुल। डीपीएसपी जो है ये पार्ट 4 के, क्या ये जस्टिसेबल है? ये नॉन जस्टिसेबल है ना, ठीक है। ये आपका क्या है, नॉन जस्टिसेबल है डीपीएसपी। डीपीएसपी का आर्टिकल बहुत बड़ा है ना, इस वजह से डीपीएसपी का अभी मैं तुम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करा रही हूँ, बिकॉज कि इसका आर्टिकल बहुत बड़े। चलो ये तो हो गया डीपीएसपी कंप्लीट। 36 का 38 क्वेश्चन कंप्लीट, अच्छा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 41। अरे ये तो तुम लोगों के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो करो, बहुत बार पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है भाई। बताओ, गवर्नर इज अपॉइंटमेंट बाय, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। गवर्नर को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, जबकि यहाँ लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर, तो गलत हो गया। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। द जज ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट बाय गवर्नर, जल्दी से बताओ कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। बिल्कुल, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ गवर्नर, इस वजह से ये वाला गलत होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1। रिफ्यूजीज के लिए कन्वेंशन 1951 में आया था, अब 1954 में उसको ही किया, यहाँ पे 1954 डेट दिया हुआ, लेकिन फिर भी यही होगा आंसर, ठीक है। हो सके उसको ये किया होगा, क्या नाम है तुम्हारा, बोला जाता ना इफेक्टिव, स्टैब्लिश तो 1991 में हुआ था, ठीक है। जो रिफ्यूजीज का कन्वेंशन है ना, अगर तुम देखोगे बुक वगैरह में कि इसका कन्वेंशन कब आया था, तो तुम्हारा कन्वेंशन दिया हुआ रहेगा 1951 दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजीज 1951, लेकिन 54 दिया हुआ है, तो मैं ये हो सकता है इन्फोर्सिंग डेट लिखा हुआ होगा।
ये मैं पढ़ाई थी तुम लोग को, डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर में क्या ये वाला तुम लोग ये वाला देख रही हो, 2024 का क्वेश्चन जून में पूरा फॉलो हुआ है। कल भी मैं जो कराई थी वो हाँ डायरेक्ट पूरा आया हुआ है, ये भी जून में पूरा आया हुआ है। टॉर्चर वाला क्वेश्चन आया हुआ था, कन्वेंशन ऑफ द राइट्स एंड चाइल्ड आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन जून में आया हुआ है। ठीक है। हाँ, ये 1975 हो जाएगा बिल्कुल। बी का 1, तो बी का तुम लोग 1 बोली ना ये, हाँ बी का 1 हो गया। उसके कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड ऑफ द राइट, सी का 3 हो गया। और चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का देखो मैं ये नहीं कराई हूँ क्वेश्चन, मैं क्या बोली जो छूट जाएगा क्वेश्चन में होगा। यूरोपियन यूनियन में कराई हूँ, लेकिन यूरोपियन यूनियन का चार्टर का डेट याद नहीं कराई हूँ। लिखा फंडामेंटल राइट का चार्टर कब बना था, 2000 में बना, रट लो 2000। यूरोपियन यूनियन के फंडामेंटल राइट का चार्टर 2000 है। ठीक है, याद करो 2000 है। चलो ये तुम लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताओ मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अभी उस दिन तुम लोग की, लक्ष्मी बताओ, अभी तुम लोग, हाँ अभी तुम लोग उस दिन की है ना। 1 मिनट रुक जाओ। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है, ये देखो क्या है। ऑप्शन नंबर 3। और कौन बोलना चाहेगा? हाँ ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 3। हाँ, जाकिर हुसैन जो है 1967 से 1961, एक बार हम लोग ना स्टार्टिंग से थोड़ा कहाँ तक पूरा नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक लास्ट आएगा इन लोगों का नाम वहां तक करेंगे। जैसे अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर प्रसाद में लिख रही हूँ, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये कब से कब तक बैठे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये 1952 से शायद, नहीं 1950 से 1962 तक एक ही बार बैठे थे ना, 1952 से 1962 तक ही बैठे थे। हाँ आई थिंक, एक मिनट मुझे मेरे माइंड में लाने दो। डॉक्टर जाकिर हुसैन बैठे तीसरे नंबर में, वो 1957 से 1969 तक का जाकिर हुसैन बैठे। तो 1952 से ना, हाँ ये जो बैठे होंगे 1950 से 1962 तक। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो बैठे थे उनका नाम था इश इश राधा कृष्ण, यानी सर्वपल्ली राधा कृष्ण, है ना। एच राधा कृष्ण कृष्ण। तब इनका डेट क्या हो जाएगा, 1962 से ही ये 1967 तक बैठे थे। ठीक है, फिर आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन 3 नंबर में। डॉक्टर जाकिर हुसैन, तब ये 1967 से लेकर यहाँ क्या डेट दिया हुआ, 1969। देखो अब डेट पूछ रहा क्वेश्चन हार्ड करने के लिए, है ना। उसके बाद तुम्हारे आ जाएंगे यहाँ पे एक्टिंग थे, तो एक्टिंग वाला तो याद करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। वीवी गिरी, वीवी गिरी, वीवी गिरी का डेट याद है तो बता दो। 1969, देख लो 1969, है ना। 1969 से तुम्हारा 1974 तक वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद जो थे वो थे फखरुद्दीन अली ना, फखरुद्दीन अली अहमद यहाँ पर है ना। तुम लोग बोली कि ए का 2, तो ए का 2 यहाँ है और बी का 4 है ना, तो बी का 4 यहाँ हो जाएगा बिल्कुल। 1974 से लेकर, ओ सॉरी नाम में लिखना छोड़ दी। कम से कम अभी जितना क्वेश्चन आया ना उतनी दूर तक याद करेंगे, पूरा नहीं याद करेंगे, ठीक है। फखरुद्दीन अली, फखरुद्दीन, मुझे ना शॉर्ट में लिखना चाहिए, बहुत लंबा नाम। फखरुद्दीन अली अहमद, इनका डेट है 1974 से लेकर 77। ठीक है, फखरुद्दीन अली के बाद जो थे वो कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, ये बैठे थे तुम्हारा 1977 से 82। बिल्कुल सही मैंने बोला है ना। फिर उसके बाद जेल सिंह थे, यहाँ पे जेल सिंह है नहीं ना, नहीं
जेल सिंह, इनका ईयर था 82 से 1987। अच्छा मैं पूरा लिख दूँ, कोई बात नहीं। 87। जेल सिंह के बाद है हाँ वेंकटरामन, ठीक है। हाँ तो हाँ बिल्कुल लास्ट ये हो गया। और वेंकटरामन, यहाँ पे डी लिखा हुआ, डॉक्टर वगैरह लिखा हुआ, लंबा नाम है। वेंकटरामन, ठीक है। इनका जो डेट था यहाँ पे दिया हुआ, फिर भी 1987 से 1992। चलो इतना दूर तक याद करो तो। फर्स्ट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधा कृष्ण, जेड हुसैन यानी जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, जेल सिंह, वेंकटरामन, ठीक है। बाकी डेट तुम लोग देख लेना, कम से कम यहाँ का करो, जल्दी से ये करो। ये इस बार इससे क्वेश्चन आया था, मैं बताऊंगी कैसे। बर्मा को कब बाइफिगरेट किया गया था, अलग कब किया गया था ब्रिटिश इंडिया से। ये क्वेश्चन तुम्हारा ये आया, इसका एनालिसिस से क्वेश्चन आया, एनालिसिस अभी मैं दिखाऊंगा। ये तो इस बार आया कि बर्मा को कब ब्रिटिश इंडिया से अलग किया गया था। बताओ ये वाला आंसर। चलो नहीं पता, मैं बताऊं। 1937। हाँ आंसर सही है। बोला 1937 में बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से अलग कर दिया। अब बर्मा या म्यांमार बोला जाता है इसको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोला गया, ये इस बार जून में क्वेश्चन आया था, तुमने देखी होगी अगर जून में क्वेश्चन होगा तो। अगर अगले बार का एनालिसिस तुम लोग को याद होगा तो देखना, एनालिसिस से क्वेश्चन आया था। बर्मा को स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1937 में, लेकिन कौन सा एक्ट के थ्रू किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। जो जीआईओ है ना 1935, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट किया गया था, सॉरी ब्रिटिश इंडिया से हाँ ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट किया गया था, ठीक है। जल्दी बता दो, आर्टिकल 46 ये वाला आर्टिकल में याद करवाएं, अगर याद है तो बता दो। मैं बताऊं, हाँ बताइए। बोल रहा है कि यहाँ पे रट लेना ये वाला आर्टिकल, कि शेड्यूल एरिया के लिए कौन आर्टिकल है, तो शेड्यूल एरिया के लिए तो आर्टिकल 244 है 1, ठीक है। लेकिन इसको मैं तुमको यहाँ पे ऐसे याद कराऊंगी, ये तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आ गया। जाओ तुमसे अगर पूछे कि शेड्यूल जो 50 शेड्यूल है, 50 शेड्यूल के अंदर क्या बोलता है, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया ये बोलता है ना, तो इनके लिए जो आर्टिकल होगा वो होगा आर्टिकल 240। ऐसे तो पूरा हो गया तुम्हारा शेड्यूल एरिया के लिए आर्टिकल 244 1, ठीक है ना। लेकिन जो 50 शेड्यूल में सिर्फ ट्राइबल, 50 शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया ऐसे लिखा हुआ, कोई नाम नहीं दिया है, तो उसके लिए आर्टिकल 244 1 है। लेकिन अगर तुमको दे दे कि ऐसा शेड्यूल एरिया जहाँ पे जो आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, जो 6 शेड्यूल वाला, वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगा, तो वो आर्टिकल 244 2, ठीक है ना। 244 2 में है, इसमें है सिर्फ शेड्यूल एरिया, है ना। इसमें सिर्फ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के बारे में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे नाम भी दिया गया है 244 2 में कि 6 शेड्यूल वाला, जैसे एटीएम, इसमें एटीएम ए आ जाएगा, सॉरी रुक जाओ, ए टी एम, 2 एम है, ठीक है। जल्दी से मुझसे 47 का आंसर बता दो। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे है, कहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मैं ये पढ़ाई तुम लोगों को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ कॉमन, जल्दी बताओ। हाउस ऑफ कॉमन कहाँ होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे होता है, मैं तुम लोगों को ये भी इस बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएसए में है, कॉमन यूके में, हाउस ऑफ कॉमन यूके में है। बिल्कुल, तो उससे आंसर बन गया तुम्हारा ये, तो आंसर सी, हाँ ठीक है चलो। नेशनल असेंबली पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान में कराऊंगी तुम लोगों को ये वाला, ठीक है ना। ये बता दो जल्दी से, 48।
ऑप्शन 3। अभी मैं उस दिन ये वाला कराई थी ना, जुगर हैबर मास जो तुम्हारे हैं इसी का हाँ 3 नंबर। ये 2024 का हाँ क्वेश्चन से बहुत प्रीवियस ईयर आया है, तुम लोग देखो यही क्वेश्चन 2000 जून में भी आया ना, 24 का क्वेश्चन बहुत फॉलो किया है। कितना नंबर आंसर बताई? 3 नंबर। और 3 सी नंबर को एलिमिनेट कर दिया ना, बीडी सावरकर डिड नॉट एस्टैब्लिश ऑफ भारत। बिल्कुल, सी को हटा देंगे तो आंसर बन जाएगा। हाँ ठीक, ये बना दो, बता दो जल्दी से, ये तो आराम से बन जाएगा तुम लोगों को। थ्योरी ऑफ जस्टिस अब्यूज इन टाइम, ऑप्शन 4। बोलो जल्दी से। 4 नंबर। हाँ ऑप्शन 4 बिल्कुल सही, ये बोलो, एक से बन जाएगा ये भी, मैं हमेशा पढ़ाती हूँ तुम लोगों को। ऑप्शन नंबर 3 किससे बना? इंडिया में बोल रहा है ये वाला केस, ये केस कहाँ का है? ये केस कहाँ का है? यूएसए का। यूएसए का है, बस ये हटा दो ना। हाँ मेडिकल से सही है, ये हटा दो, ई नंबर तो तुम्हारा सी बन जाएगा। ठीक है, ए बी डी, ए बी डी, सी भी नहीं होगा। हाउस ऑफ लॉर्ड कहाँ पे? यूके में ना है, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड में प्रोनाउंस। हाँ तो बस बन गया आंसर। ठीक है, तो आज आज यहीं तक रह गए, 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो 4 दिन में आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम यहीं तक रख रहे हैं, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज भी।